एग्ज़ाम आने वाले हैं और PT2 में कक्षा 10वीं क्लास 10th विषय संस्कृत सब्जेक्ट कोड 122 122 नंबर कोड। इसमें PT2 में जो भी आपको आएगा वो आप स्प्लिट अप सिलेबस से समझेंगे, है ना। स्प्लिट अप सिलेबस से समझने के बाद मैं आपको जो स्प्लिट अप सिलेबस में व्याकरण है या कुछ विशेष टॉपिक हैं उनको मैं पढ़ाऊँगा इस वीडियो में, जिससे आपका स्प्लिट अप सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी जो है वो हो जाएगा। ठीक है। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अंत तक देखें अगर आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं तो। आपको मैं बता दूं, क्लास 10th की संस्कृत और कहीं पर भी आपको यूट्यूब पे कोई पढ़ाता हुआ नहीं दिखेगा, इसी चैनल पे दिखेगा। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना और अच्छे मार्क्स अगर लेने हैं तो जुड़े रहना। हर एक वीडियो आपको इसी तरह की बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बताई जाएगी। तो चलिए देखते हैं क्या है। आप यहाँ पहले तो इस बात को समझो कि ये स्प्लिट अप है, स्प्लिट अप। ठीक है। स्प्लिट अप में हर टॉपिक जो है किस महीने में कितना पढ़ाया जाएगा वो सब दिया जाता है। और जो आपका PT2 है वो सितंबर महीने के अंत में होता है, मतलब सितंबर महीने के बीच में भी हो सकता है और एंड में भी हो सकता है जा कर के। तो ये डिपेंड करता है स्कूल पे। तो ज़्यादातर सितंबर महीने के एंड में जा कर के PT2 एग्ज़ाम हो जाता है। और PT2 का क्या रहता है, PTs का क्या रहता है, ये आपको पता ही है कि आपके PT होते हैं तीन PTs होते हैं। और उन 3 PTs में से जो आपके 2 बेस्ट होते हैं उन्हीं को लास्ट में अपलोड किया जाता है, उन्हीं के मार्क्स को अपलोड किया जाता है लास्ट में। इसलिए अपने PTs को बेस्ट बनाओ ताकि आपका अच्छा रिजल्ट बने। तो जुलाई से लेके सितंबर तक जो हमने पढ़ा हुआ है वही हमें परीक्षा में पूछा जाता है, किसमें, PT2 में। तो जुलाई महीना आप देख लो, ये है जुलाई, यहाँ देख रहे होंगे PT1 जुलाई। जुलाई में 9 पीरियड हमने बुद्धिर्बलवती सदा पढ़ा, बुद्धिर्बलवती सदा पढ़ा। ठीक है। और कुछ नहीं पढ़ा। फिर उसके बाद क्या पढ़ा जुलाई में, व्यंजन संधि पढ़ी, वर्गीय प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन और प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन। ठीक है। 3 पीरियड हमने इसके पढ़े। फिर उसके बाद हमने पढ़ा चतुर्थ पाठः शिशुलालनम, 10 पीरियड इसके पढ़े। फिर हमने समास पढ़ा बहुव्रीहि। फिर हमने पढ़ा प्रत्यय मतुप। फिर उसी तरह से अगस्त महीने की बात आ जाती है, पंचम पाठ पढ़ा जननी तुल्य वत्सला। फिर आंग्ल भाषायाम हिंदी भाषायाम व क्या ट्रांसलेशन अनुवाद कार्यम, ये पढ़ा हमने। फिर उसके बाद प्रत्यय पढ़ा ठक प्रत्यय। फिर विसर्ग संधि पढ़ी, विसर्ग का उत्व कैसे होता है और रत्व कैसे होता है, ये पढ़ा। फिर सप्तमः पाठा पढ़ा जो कि सौहार्दम प्रकृते शोभा है ना, सौहार्दम प्रकृते शोभा सप्तमः पाठा। इसके 10 पीरियड सितंबर में होने हैं, मतलब सितंबर एंड तक। फिर उसके बाद प्रत्यय पढ़ा त्वा और तल, त्वा और तल प्रत्यय पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़िए। फिर उसके बाद अष्टमः पाठा भी पढ़ना है इसमें, अष्टमः पाठा सितंबर में एंड तक पढ़ना है अष्टमः पाठा। और समय लेखनम, समय टाइम जो है उसको कैसे लिखना है उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है। तो ये हो गया सितंबर तक का। और समास, अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास भी हमने 3 पीरियड्स में इसको पढ़ना है, अव्ययीभाव समास। और आप देखोगे सितंबर महीने में और कुछ भी नहीं पढ़ना है, टोटल 28 दिन की पढ़ाई थी सितंबर महीने में जो हमने कंप्लीट करनी है। तो जुलाई अगस्त और सितंबर में जो पढ़ा हुआ वही PT2 में आएगा। तो मैं अब आपको सब पढ़ाता हूँ। ठीक है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस स्प्लिट अप क्या पढ़ने जा रहे हैं हम। सबसे पहले हम पहले पढ़ेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में वर्गीय प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन और प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन, ये कैसा होता है ये मैं अभी आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि, चलिए देखते हैं। जुड़े रहें, मैं अभी आपको ले चलता हूँ वर्गीय प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन इस फाइल की तरफ। आप जुड़े रहें, अभी दिखाते हैं आपको वर्गीय प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन। ठीक है। तो वर्गीय प्रथम वर्ण का पंचम मतलब जो वर्ग होते हैं उनके प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन कैसे होता है। ठीक है। अभी दिखा रहे हैं आपको। ये व्यंजन संधि है और व्यंजन संधि में इस संधि को कहते हैं जशत्व संधि। क्या कहते हैं, जशत्व संधि।
जशत्व संधि कहते हैं। जशत्व संधि और अनुनासिक संधि ये हमारे टॉपिक हैं। और जशत्व संधि जो है वर्गीय प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन सिखाती है। और उसी तरह से अनुनासिक संधि होती है। अनुनासिक संधि में क्या होता है कि अनुस्वार हो जाता है। अनुस्वार किस तरह से होता है वो आप पढ़ेंगे। इसमें विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि में विसर्ग के स्थान पे ऊ होता है जिसको उत्व संधि कहते हैं। और विसर्ग के स्थान पे शा शा सा होता है। ये कहाँ होता है चलिए देखते हैं। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि संधि होती क्या है ना। संधि क्या है, संधि की विशेषताएं क्या हैं, संधि एवं संधि विच्छेद में क्या अंतर होता है, संधि के प्रकार कितने होते हैं और संधि के क्या नियम हैं और क्या उदाहरण है, ये हम सीखेंगे इसमें। तो देखो सबसे पहले ये जो शब्द है इनको ध्यान से देखो। क्या लिखा हुआ है हमारे सामने, विद्यालय। ठीक है, लिखा है ना विद्यालय। विद्यालय मतलब विद्या प्लस आलय, इन दो शब्दों से बना हुआ विद्यालय। चिकित्सालय, चिकित्सा प्लस आलय। सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय। सदैव, सदा प्लस एव। दो शब्दों को जोड़कर ये नया शब्द बनाया गया है। इनमें प्रथम शब्द के अंतिम अक्षर तथा द्वितीय शब्द के प्रथम अक्षर, ठीक है, प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर और द्वितीय शब्द का प्रथम अक्षर को जोड़ा गया है। और उनमें कुछ परिवर्तन भी हुआ तथा उनके स्थान पर एक नया अक्षर लिखा गया है। तो यही जो परिवर्तन है इसी को हम लोग संधि कहते हैं। देखो, जोड़ना, मिलाना, परिवर्तन होना, इसे संधि कहते हैं। संधि की विशेषताएं क्या होती हैं? संधि का अर्थ होता है जोड़ना, मिलाना। संधि में दो अक्षरों को जोड़ा जाता है। जो दो अक्षरों को जोड़ा जाता है तो उसमें परिवर्तन होता है, तो उसे ही संधि कहते हैं। ठीक है, संधि का अर्थ होता है जोड़ना, मिलाना। संधि में दो अक्षरों को जोड़ा जाता है। जब दो अक्षरों को जोड़ा जाता है तो उनमें परिवर्तन भी होता है, तो उसे ही संधि कहते हैं। तो प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर आ है और द्वितीय शब्द का प्रथम अक्षर उ है। इन्हीं को जोड़ेंगे जब, देखो जैसे यहाँ अंतिम अक्षर आ और प्रथम अक्षर उ, महा प्लस उदया, यही महाउदया लिखा ना, महाउदया, महा प्लस उदया। और जब हम लोग इसका पूरा वर्ण विच्छेद करके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर परिवर्तन हो गया। आ और उ दोनों मिलकर के ओ बन गया, तो बन गया महोदय। तो यही एक परिवर्तन जो है वो संधि कहलाने लग जाता है। ठीक है, संधि और संधि विच्छेद में क्या अंतर होता है? जब दो अक्षरों को आपस में जोड़ा जाता है उस प्रक्रिया को संधि कहते हैं। जैसे विद्या को आलय से जोड़ दिया, बन गया विद्यालय, यहाँ संधि हो गई, जोड़ना मिलाना। और जब दो शब्दों से मिलकर बने हुए शब्द के प्रत्येक शब्द को अलग अलग करके लिखा जाता है तो उस प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। यहाँ विद्यालय लिखा हुआ है तो इसको हमने अलग अलग करके लिख दिया, विद्या प्लस आलय, तो हो गया अलग करना। इसे हम संधि विच्छेद करते हैं। ये दोनों आते हैं परीक्षा में। ठीक है, संधि करना भी आता है और संधि विच्छेद करना भी आता है, तो इसलिए दोनों के लिए तैयार रहना है। संधि कहते हैं मिलाना, जोड़ना को, और संधि विच्छेद कहते हैं अलग करना को। जैसे महा प्लस उदया महोदया, महोदया लिखा आएगा और आपको उसका विच्छेद करना महा प्लस उदया करके। संधि के प्रकार कितने होते हैं? एक स्वर संधि होती है, एक व्यंजन संधि होती है, एक विसर्ग संधि होती है। जब स्वरों में परिवर्तन होता है तो स्वर संधि होती है जो कि सिलेबस में नहीं है। व्यंजन में परिवर्तन होता है तो व्यंजन संधि है जो कि सिलेबस में है। और विसर्गों में परिवर्तन होता है तो विसर्ग संधि होती है। स्वर संधि में क्या होता है कि प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर भी स्वर होता है, द्वितीय शब्द का प्रथम अक्षर भी स्वर होता है। जैसे महा प्लस उदय महोदय, आप यहाँ देख रहे हैं, आप यहाँ आ स्वर है, यहाँ ऊ स्वर है, दोनों बन गए तो महोदय बन गया। व्यंजन संधि में क्या होता है? व्यंजन में या तो प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर व्यंजन होता है और द्वितीय शब्द का प्रथम अक्षर व्यंजन भी होता है या स्वर भी होता है। जैसे जगत प्लस नाथा जगन्नाथ। और विसर्ग संधि में क्या होता है? प्रथम शब्द विसर्ग होता है और द्वितीय शब्द स्वर होता है या व्यंजन होता है। जैसे कहाचित कश्चित बन गया। ठीक है, अब व्यंजन संधि के प्रकार देख लो। व्यंजन संधि के दो प्रकार हैं, एक जशत्व संधि है, एक अनुनासिक संधि है, जो कि हमारे सिलेबस में है। निम्नलिखित शब्दों को ध्यान से पढ़ो। यहाँ लिखा है जगदीशा। क्या लिखा है? जगदीशा। जगत प्लस ईशा। और सदाचारा, सत प्लस आचारा, ऐसा ही लिखा ना। तो जगत प्लस ईशा और सत प्लस आचारा। अब आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ व्यंजन है और ये स्वर है, यहाँ ये व्यंजन है और यहाँ ये स्वर है। क्या आपने ध्यान दिया है कि ऊपर लिखे हुए शब्दों को जब हमने जोड़कर लिखा तो पहले शब्द के अंतिम अक्षर में कुछ परिवर्तन हुआ है? वह परिवर्तन जिस नियम के तहत हुआ है, अब हम उसी नियम के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। इसे कहते हैं जशत्व संधि। ठीक है, बहुत आसान है। जशत्व संधि में यदि किसी शब्द के अंत में किसी वर्ग का प्रथम अक्षर होता है तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय अक्षर हो जाता है। अब वर्ग क्या होते हैं? वर्ग ये होते हैं जो का से शुरू होती है ना लाइन, उसको कवर्ग कहते हैं। का, खा, गा, ग, ङ। एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, 1 2 3 4 5। अब वर्ग होता क्या है? वर्ग का मतलब होता है समूह, ग्रुप। ठीक है,
इसको समूह भी कहते हैं। जैसे आपका समूह सेक्शन भी कहते हैं। तो जो का की सेक्शन है उसमें 5 अक्षर है, उसको कवर्ग बोलते हैं। चवर्ग बोलते हैं चा वाली लाइन को, टवर्ग बोलते हैं टावल लाइन को, तवर्ग बोलते हैं तावल लाइन को, पवर्ग बोलते हैं पावल लाइन को। अवर्गों का प्रथम अक्षर ये होता है और तृतीय अक्षर ये होता है। तो यही लिखा है, जब किसी वर्ग का प्रथम अक्षर होता है तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय अक्षर हो जाता है। यदि किसी शब्द के अंत में, जैसे ये देखो, इस शब्द लिखा है दिक और यहाँ लिखा अम्बरहा। अब ये शब्द के अंत में का आ रहा है और इस तरफ पहला अक्षर आ रहा है। अब क्या होगा, का की जगह पे गा हो जाएगा। ठीक है, यही लिखा है, उसी वर्ग का तृतीय अक्षर हो जाता है। उसी वर्ग का मतलब का वर्ग, का आ रहा है किसी के अंत में, यहाँ का आ रहा है तो का ही जो तृतीय अक्षर है वो हो जाएगा, का की जगह पे गा हो जाएगा। ये का है, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, गा होगा। कब, नियम क्या है इसका, जब किसी शब्द के अंत में किसी वर्ग का प्रथम अक्षर होता है तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय अक्षर हो जाता है। इसके और क्या नियम है वो भी देखते हैं। क्या बन गया, दिगंबरा। वैसे ही अच प्लस आदि क्या बन गया, आजादी। छठ प्लस वादनम क्या बन गया, छठ वादनम। चित प्लस आनंद, चिदानंद। अब प्लस जह, अब जह। ठीक है, ये कुछ उदाहरण हो गए। अब जशत्व संधि में ये देखो, शब्द से अंते, शब्द के अंत में, और चेंज ये होगा। जैसे दिक प्लस अम्बरा, दिगंबरा। अच प्लस आदि, आजादी। छठ प्लस वादनम, छठ वादनम। चित प्लस आनंद, चिदानंद। अब प्लस जह, अब जह। अब यहाँ कुछ इंग्लिश में लिखा है, इफ़ देयर इज का, चा, टा, ता, पा इन द लास्ट ऑफ एनी वर्ड देन वी विल राइट गजड़ दबा इंस्टेड ऑफ काजड़ दप्पा। ठीक है, ये नियम है। अब सम और एग्जांपल्स देख लो इसकी। दिक प्लस गजः, दिग्गजः। तत् प्लस एव, तदेव। चलत प्लस अनिशम, चलदनिशम। सदाचारा प्लस सत प्लस आचारा। छठ ऋतु, छठ प्लस ऋतु। भाग प्लस ईशा, भागीशा। जगदीशा, जगत प्लस ईशा। सा ग्रामात आगतवान, सा ग्रामाद आगतवान। अब ये जो ता है इसके बाद आ रहा है तो इसलिए इसका ता का क्या हो गया, दा हो गया, तो बन गया ग्रामाद। अब निम्नलिखित शब्दों को ध्यान से पढ़ो। यहाँ लिखा है जगन्नाथा, जगत प्लस नाथा, है ना। ये ता है और यहाँ पर क्या है, ना है। यहाँ लिखा है तन्मया, तत् प्लस मया। क्या आपने ध्यान दिया कि ऊपर लिखे हुए शब्दों को जब हमने जोड़कर लिखा तो पहले वाले शब्द के अंतिम अक्षर में कुछ परिवर्तन हुआ है। वह परिवर्तन जिस नियम के अनुसार हुआ, आइए हम उसी के विषय में विस्तार से जानते हैं। ठीक है, प्रथम अक्षर का पंचम अक्षर में परिवर्तन हो जाना। ठीक है, अनुनासिक संधि में शब्द के अंत में किसी वर्ग का प्रथम अक्षर होता है तथा द्वितीय शब्द का प्रथम अक्षर यदि किसी भी वर्ग का पंचम अक्षर हो तो उस प्रथम अक्षर के स्थान पर उसी वर्ग का पंचम अक्षर हो जाता है। ठीक है, अगर किसी के अंत में का होगा तो क्या हो जाएगा, ङा हो जाएगा उसकी जगह पे। चा होगा तो ञा हो जाएगा, टा होगा तो ना हो जाएगा, ता होगा तो ना हो जाएगा, पा होगा तो मा हो जाएगा। ठीक है, ये नियम है। क्या लिखा है, यदि किसी वर्ग के का प्रथम अक्षर होता था तो द्वितीय शब्द का प्रथम अक्षर यदि किसी वर्ग का पंचम अक्षर तो उस प्रथम अक्षर के स्थान पर उसी वर्ग का पंचम अक्षर हो जाता है। बार बार इस नियम को जब आप देखोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अनुनासिक संधि में शब्द के अंत में किसी वर्ग का प्रथम अक्षर होता है तथा द्वितीय शब्द का प्रथम अक्षर यदि किसी भी वर्ग का ङ ञ न न मा तो उस प्रथम अक्षर के स्थान पर उसी वर्ग का प्रथम अक्षर हो जाता है। समझ आई। ये आएगा किसी भी शब्द के प्रथम शब्द के अंत में, और ये आएगा उसके बाद वाले का प्रथम अक्षर। प्लस कि इस तरफ का अगर आएगा, इस तरफ ङा आएगा तो का जो पंचम अक्षर है का की जगह पे वही हो जाएगा। ठीक है, का की तुरंत बाद में अगर ना भी आ जाए तो भी उसकी जगह पे ये वाला ङा हो जाएगा। यही नियम है। कुछ और ध्यान से देखते हैं, आगे भी कुछ बातें हैं। ये संधि भी आपको है ना, तो इसलिए आप इसको भी देखो ध्यान से। अनुनासिक संधि, वर्गीय प्रथम अक्षराणाम पंचम वर्णे परिवर्तनम। ठीक है, का, चा, टा, ता, पा। इसके बाद यदि ङ ञ न न मा आता है, इनमें से कुछ भी आता है तो का की जगह पे ङा हो जाएगा, चा की जगह पे ञा हो जाएगा, टा की जगह पे ना हो जाएगा, ता की जगह ना, पा की जगह पे मा। जैसे यहाँ लिखा है जगत प्लस नाता, और क्या बन गया इसका, ता की जगह पे ना आ गया क्योंकि इस तरफ ना है ना ये पंचम अक्षर है तो बन गया हमारे पास जगन्नाथा। वैसे तत्मया, तन प्लस मया, तन्मया। इट इज़ द ऑप्शनल रूल ऑफ जशत्व संधि। ठीक है, अब यहाँ देख लो, यहाँ भी लिखा हुआ है एतत् मुरारी, एतन मुरारी। अब ये जो ता है वर्ग का प्रथम अक्षर है, ता, था, दा, दा, ना, है ना। और इस तरफ माँ है, माँ अंतिम अक्षर है, पा, फा, ब, भ, म, है ना। ये अंतिम अक्षर है, ये प्रथम अक्षर है, तो इस ता की जगह पे क्या हो जाएगा, इसका पांचवा अक्षर ना हो जाएगा, तो क्या बन गया, एतन मुरारी। कथम नु की जगह पे क्या बन जाएगा, माँ की स्थान पे क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा, है ना।
कथन्नु बन जाएगा। स्यात्न, ता की जगह पे ना हो जाएगा तो बन गया स्यान्न। तत् प्लस न, तन्न बन गया। वाग प्लस मयम, वांगमय बन गया। तो कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाके पूछिए। और उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे। जशत्व संधि और अनुनासिक संधि दोनों में कुछ कुछ अंतर है। तो जशत्व संधि में क्या है, वर्ग के प्रथम अक्षर के स्थान पर तृतीय अक्षर हो जाता है। जगत प्लस ईशा, जगदीशा। प्रथम अक्षर को तृतीय अक्षर में परिवर्तन करने के लिए आगे वाले अक्षर की अपेक्षा नहीं होती है। अनिवार्य नियम है, कंपलसरी रूल है। अनुनासिक संधि में क्या, वर्ग के प्रथम अक्षर के स्थान पर पंचम अक्षर हो जाता है। जैसे जगत प्लस नाथा, जगन्नाथा। प्रथम अक्षर को पंचम अक्षर में परिवर्तन करने के लिए आगे वाला अक्षर अनुनासिक होना चाहिए, अर्थात पांचवा अक्षर होना ही चाहिए। जशत्व संधि का वैकल्पिक नियम, ऑप्शनल रूल भी है इसमें, जगत प्लस नाथा, जगन्नाथ। ठीक है, जशत्व संधि और अनुनासिक संधि हो गई। अब विसर्ग संधि भी है PT2 में, तो वो भी देख लो थोड़ा सा। क्या लिखा है, अक्षराणाम मेलनम कृते सति विसर्गे यत् परिवर्तनम भवति तदेव विसर्ग संधि कथ्यते। अक्षरों को जोड़ने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों को ध्यान से पढ़ो। सह अपि, सोपि। कहाचित, कश्चित। रामास्ति, रामोस्ति। सूर्यचंद्रश्च, सूर्यचंद्रश्च। आप देख रहे होंगे यहाँ सा अपि लिखा है और यहाँ सा की जगह पर ना ओ आया हुआ है। कहा लिखा है, यहाँ विसर्ग लिखा है, विसर्ग की जगह पे शा आया हुआ है। यहाँ विसर्ग है तो इसकी जगह पे ओ आया हुआ है। ठीक है, और यहाँ विसर्ग है तो इसकी जगह पे शा आया हुआ है। तो यही जो बदलाव करने वाली संधि है, इसमें विसर्गों की जगह पे बदलाव हो रहा है, यही आपको आया हुआ है। कब विसर्गों की जगह पे ओ होना है, कब विसर्गों की जगह पे शा हो जाना है। चलो देखो, दो शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द बनाया गया है ना। इसमें आपने देखा, इनमें प्रथम शब्द के अंत में विसर्ग है और उस विसर्ग में परिवर्तन हुआ और उसके स्थान पर एक नया अक्षर आया है ना। यही चीज़ मैं बता रहा था। अब उसके बाद बढ़ते हैं आगे। देखो, विसर्ग से परिवर्तनम, विसर्ग संधि। सा अपि, सोपि बन गया, विसर्ग के स्थान पर ऊ हो गया। लिखा सह अपि, सोपि हो गया। ये जो विसर्ग दिख रहे हैं ये दो बिंदु होते हैं, विसर्ग होते हैं, तो इनकी जगह पे ओ आया हुआ है। उसी तरह से इतः, ततः। अब ये जो विसर्ग हैं इनकी जगह पे क्या हो गया, सा आया हुआ है। और अंत वाला विसर्ग वैसे के वैसे ही रहे। ठीक है, क्योंकि अगर अंत वाले के सामने कुछ और होता तो हो सकता है उसमें भी परिवर्तन होता, लेकिन यहाँ आके तो ख़त्म हो रहा है, तो इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इस विसर्ग की जगह पे सा है, विसर्ग के स्थान पर सा। रामा गच्छति, यहाँ पर क्या हो रहा है, ओ हो रहा है, विसर्ग के स्थान पर ऊ हो रहा है। सूर्य चंद्राजा, सूर्य चंद्रश्च, विसर्ग के स्थान पर शा हो रहा है। प्रकृति एवं प्रकृति रेव, विसर्ग के स्थान पर रा हो रहा है। तो ये कैसे हो रहा है देख लो। यहाँ पर विसर्ग संधि, विसर्ग के स्थान पे ऊ हुआ, विसर्ग के स्थान पे शा सा हुआ, विसर्ग के स्थान पे रा हुआ, और विसर्ग का लोप भी हो गया। विसर्ग का लोप मतलब लोप होता है गायब हो जाना, विसर्ग गायब भी हो गए। तो यदि विसर्ग से पहले आ तथा विसर्ग के बाद आ अथवा किसी भी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ अथवा पंचम अक्षर अथवा हा या वा रा ला हो तो विसर्ग के स्थान पर ऊ हो जाता है। ये नियम है, नियम अच्छे से देख लो। यदि विसर्ग से पहले आ हो, ये विसर्ग लगा हुआ है, इससे पहले आ हो, इस तरफ क्या हो, आ हो। जैसे ये मैं लिख रहा हूँ, जैसे मैं ये लिख रहा हूँ क, अब इसके बीच में आ है ना, अगर ये हलंत है तो विसर्ग लगेंगे ही नहीं, तो स्वाभाविक है इसमें आ है। तो इसमें अगर आ है, अब ई है तो नहीं होगा, सिर्फ आ की बात हो रही है। अगर विसर्ग से पहले आ होगा, विसर्ग के बाद भी आ होगा, और प्लस के बाद भी कुछ आ जैसा ही होगा। किसी भी वर्ग का तृतीय अक्षर हो, या किसी भी वर्ग का तृतीय अक्षर हो, जो भी वर्ग हैं का खा गा गा, उसका अगर तृतीय अक्षर, मान लो का खा गा, ये गा है, गा आ रहा है, ठीक है, तो भी क्या होगा, ऊ होगा। उसी तरह से किसी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम अथवा हा या वा रा ला हो तो विसर्ग के स्थान पर ऊ हो जाता है। नियम अच्छे से याद कर लो, आपके बहुत काम आएगा। ठीक है, इस नियम को अच्छे से लर्न करो, नियम के बिना कुछ नहीं होने वाला। तो नियम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, नियम को याद करना है, बार बार नियम को याद करो। देखो, विसर्ग के स्थान पर ऊ इस तरह से होता है, यहाँ आप विस्तार से देख लो थोड़ा सा। इस तरफ आ है, इस तरफ विसर्ग है, तो और उसके बाद भी आ है, ओनली आ, या वर्गा नाम तृतीय, चतुर्थ, पंचम अक्षर है तो हा या वार अल्लाह, आ ही बोला है, ई यू रील री कुछ नहीं बोला, सिर्फ स्वरों में आ। ठीक है, तो विसर्ग की जगह पे क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा। उदाहरण देख लो, लिखा है रामः गच्छति। अब यहाँ देख रहे हो आप, रामा में राम आ और विसर्ग, और यहाँ इस तरफ गा है, तो क्या हो गया, राम आ
विसर्ग की जगह पे ऊ हो गया, गा वैसे का वैसा ही रह गया और गच्छति हमने लिख दिया। राम, अब क्या हुआ, ये जो आ और ऊ है इन दोनों मिला दिए गए तो इनकी जगह पे ओ हो गया, यहाँ गुण संधि हो गई। इसके बाद क्या हुआ, गुण संधि। आ और ऊ दोनों मिलकर के ओ बनाते हैं ना, तो ये गुण संधि की विशेषता है। आ और ऊ दोनों मिलके ओ बन गया तो बन गया हमारे पास रामो गच्छति। जब भी कभी आ और ऊ इकट्ठे दिखें तो आप उनको ओ बना सकते हो, ये गुण संधि का नियम है। ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नियम। वर्गानाम तृतीय चतुर्थ पंचम अक्षर होते हैं ये वाले, का खा ग घ ङ चा चा ञ, अर्थात पहले दो वर्गों के पहले दो अक्षर छोड़ के बाकी वाले सभी अक्षर। अन्य उदाहरण देख लो, सा वदति सो वदति, सा हसति सो हसति, बालका नृत्यति बालको नृत्यति, विद्यालयास्ति विद्यालयोस्ति, सा कथयति सो अकथयत्, वृद्धाहम वृद्धोहम, दिनेशा तत्र गच्छति दिनेशा तत्र गच्छति, अहम छात्रा अस्मि अहम छात्रो अस्मि, सुरेशा लिखति सुरेशो लिखति। ठीक है, विसर्ग के स्थान ने विसर्ग संदेह प्रथम नियम से प्रयोगम कृत्वा पुनः वाक्य नहीं लिखा था। सा अपि विद्यालयम गतवान, इसके ऊपर वाक्य बनाओ, क्या होगा, सो पी विद्यालयम गतवान, ऐसे आपने वाक्य बनाने हैं। ठीक है, ऐसे ही आता है आपको बनाना। का पी नास्ति तो क्या हो जाएगा, कोपी नास्ति। आप एक चीज़ देख रहे होंगे, जब भी ये ओ बन रहा है तो इसके बाद में एस सा लिख रहा हूँ, है ना, ये पूर्व रूप संधि होती है, ये अलग से संधि होती है, बस आपने एस लगा देना है, बाकी कुछ नहीं। अगर डिटेल में जाओगे तो बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। लिखा है सा गृहम गच्छति सो गृहम गच्छति, सात्र गच्छति सोत्र गच्छति, सो आ की जगह पे ये हो जाता है। ठीक है, सोत्र गच्छति। उसी से छात्रा अस्ति छात्रो अस्ति, तत्र एकापि छात्रा नास्ति तत्र एकोपि छात्रा नास्ति, प्राणेभ्योऽपि प्रिय सुहृद प्राणेभ्योऽपि प्रिय सुहृद, मनः भावा मनो भावा, या ना पठती सा सफला ना भविष्य। उसी तरह से विसर्ग के स्थान पे शा शा सा भी होता है। कैसे होता है, यदि विसर्ग के बाद शा चा शा हो तो विसर्ग के स्थान पर शा हो जाता है। ध्यान दो, शा चा और शा, अर्थात चवर्ग का पहले दो अक्षर चा छा हो तो शा, उसके बाद चवर्ग के दो अक्षर चा और छा हो तो विसर्ग के स्थान पर शा हो जाता है। और यदि विसर्ग के बाद शा टा ठा, टवर्ग के दो अक्षर टा ठा हो तो विसर्ग के स्थान पर शा हो जाता है। देखो शा शा सा, इन तीनों की बात हो रही है। यदि विसर्ग के बाद सा के बाद ता था हो, तवर्ग के दो अक्षर हों तो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है। चलो अब देखते हैं इसका आगे डिटेल में। विसर्ग के स्थान पे शा शा सा होंगे। ठीक है, ये जो विसर्ग है इसके बाद शा चा छा होगा, शा टाठा होगा, सा ताता होगा तो छा हो जाएगा। जैसे कहा चित, का के बाद विसर्गों के बाद आपको चा दिख रहा है ना, तो चा है नियम के अनुसार, तो क्या हो जाएगा, विसर्गों का क्या हो जाएगा, शा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से लिखा जाएगा। उसी तरह से रामा षड्वादने गच्छति, तो राम, यहाँ विसर्ग के बाद शा आ रहा है ना, यहाँ नियम में ये बताया है विसर्ग के बाद शा आएगा तो शा ही हो जाएगा विसर्गों की जगह, तो रामश षड्वादने गच्छति होगी। और यहाँ पर इता तथा जो विसर्ग है ना, विसर्गों की जगह पे सा हो जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, इतस्तता। अन्य उदाहरण देख लो, योजका तत्र दुर्लभा, ये हर बार आता है तो आपने इस तरह से लिखना है इसको, योजकस तत्र दुर्लभा। ये जो विसर्ग हैं इसके बाद ता आया तो नियम के अनुसार अगर ता और था आए, सा ता था आए तो क्या हो जाता है, विसर्गों का सा हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से अश्वचेत दावने वीरा अश्वश्चेत दावने वीरा, रक्ताचास्त समय तथा रक्तश्चास्त समय तथा, काचित कृषका आसीत कश्चित कृषका आसीत, तपा तेपे तपस्तेपे, इत्युक्ति तत्कृतज्ञता इत्युक्तिस तत्कृतज्ञता। समझ में आ गया। चलिए, तो अब इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक कौन सा था वो भी देख लेते हैं। ये हमने अभी तक क्या क्या कर लिया, क्या क्या किया अभी हमने जशत्व संधि को पढ़ लिया, और जशत्व संधि के साथ अनुनासिक संधि, और दूसरा, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ। आप साथ में दूसरी वीडियो भी, लिंक दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा तो डिस्क्रिप्शन में दिख लो। ठीक है, इसके बाद वाली पार्ट 2 उसको भी देखो क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी।